अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एंड मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में पिछले दो लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे नेसेसरी पॉइंट्स डिस्कस किए। आज का जो वन शॉट लेक्चर है इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक इंपॉर्टेंट हैं और एक्सप्लिसिटली उस सिलेबस में मेंशन है। दिस इज़ द मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ ऑल द डेटा जो नेसेसरी है आपके लिए लास्ट वीक या लास्ट डे रिवीजन के लिए। Anything that is within the scope of this lecture is what you cannot and what you must not leave during the last minute revision, and anything outside the scope of this lecture is what you should not revise. अगर वो करेंगे तो ठीक है, टाइम है तो करें, वरना वो आपके लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा आखिरी दिन रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंपाइल करके ये स्लाइड भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी एंड यू कैन रिवाइज दिस ताकि यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ योर रिविजन सेशन। सो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तीसरा चैप्टर है हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे पहला जो टॉपिक है, बेसिकली पहले दो टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं इसलिए हम उनको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। दोज आर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो हम पहले डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, फ्लक्स होता क्या है, और एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, बेसिकली वेक्टर एरिया, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और उसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले बिफोर इवन वी डिग इनटू फ्लक्स, कुछ इंट्रोडक्टरी से प्रीलिमिनरी से पॉइंट्स हैं जो जरूर डिस्कस करने चाहिए। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम रेगुलर सेशन में ये बातें काफ़ी डिटेल में बाकायदा एक अलग से लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने उनको एक ही स्लाइड में कंपाइल कर दिया है। पहली चीज़ क्या है, अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक स्टेशनरी स्टैटिक चार्ज है उसके विसिनिटी में, सराउंडिंग्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आप उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना शुरू कर दें, यूनिफॉर्म मोशन में लेकर आएं इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी क्योंकि वो चार्ज है, प्लस उसकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड देम। ठीक है, अगर आप उसको एक्सेलरेट करवाते हैं यूनिफॉर्म मोशन से, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं, अब वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय एक्सेलरेटिंग अ चार्ज। ठीक हो गया। एक और कॉमन सा पॉइंट है जो कि कंफ्यूजिंग होता है बच्चों का, कि बच्चे कहते हैं जी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, या दोनों होगी। ठीक है, एक आपके पास करंट है, उसमें स्टेडी करंट आई है। स्टेडी करंट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। डीसी करंट है, एक ही डायरेक्शन में है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फ्लो कर रहा है। तो अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द कौन सी फील्ड होगी। कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है, बच्चों को लगता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में है, स्टेडी करंट है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, इस वायर के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होनी चाहिए, जो कि गलत है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, बिकॉज उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर नेट चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल वायर है। अगर उस वायर के ऊपर कोई नेट चार्ज होता तो फिर उस वायर के इर्द गिर्द उस नेट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती, लेकिन उस वायर के अंदर उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है ना, तो वायर इटसेल्फ एक न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी नहीं है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर के नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव करवा रहे हैं तो मोशन ऑफ चार्जेस है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक और पॉइंट जो सबसे रूल ऑफ थंब है, बेसिक पॉइंट है कि ऑलवेज सिमिलर फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगी, मैग्नेटिक से। सुनने में काफी आसान पॉइंट लगता है लेकिन यहीं पर गलती होती है। क्वेश्चन आता है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें स्टेडी करंट आई है और हमने उसके करीब एक और चार्ज रख दिया, चार्ज पार्टिकल उसके साथ रख दिया, क्या ये आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो चूंकि आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, हमने उस वायर के साथ जो एक और स्टैटिक चार्ज आकर रख दिया है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो करंट कैरिंग वायर एक स्टैटिक चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकती, बिकॉज करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, स्टैटिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, इंटरैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास एक मूविंग बीम ऑफ चार्जेस, अब ये बीम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस को मिलाकर एक बीम की फॉर्म में मूव करवा रहे हैं, मूविंग चार्जेस हैं, इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अब ये मूविंग बीम ऑफ चार्जेस एक ऐसे पॉइंट से गुजरती हैं कि जहां पर एक स्टैटिक चार्ज साथ रखा हुआ है,
तो अब उस स्टैटिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस मूविंग बीम की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब आपस में अगर ये इंटरेक्ट करें भी, अट्रैक्ट रिपेल करें भी, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। सो एक स्टैटिक चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक मूविंग बीम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट या रिपेल हो सकता है, इन दोनों के बीच में कोई मैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं हो सकता। सो दिस इज द रूल ऑफ थंब कि ऑलवेज सिमिलर फील्ड्स इंटरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी और मैग्नेटिक से इंटरेक्ट करेगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। कोई सरफेस है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, वो उसमें से जितनी गुजरेंगी हम उसको कहते हैं कि ये इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स है। ज्यादा लाइंस गुजर रही हैं तो ज्यादा फ्लक्स है, कम लाइंस गुजर रही हैं तो कम फ्लक्स है। क्वांटिटेटिवली जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज बी, ये वेक्टर है ऑलरेडी, वेक्टर एरिया भी एक ऑलरेडी वेक्टर है। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो आप एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एरिया के बराबर होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी। सो एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द एन यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। ठीक है, सो वेक्टर एरिया और उसके साथ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो वेक्टर है इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, दैट विल बी द फ्लक्स। इसको अगर आप खोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को तो आपके पास मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में बी ए कॉस थीटा आएगा। आपको बी का और ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर एरिया के एंगल की बजाय सिंपल प्लेन एरिया का एंगल दे दिया जाता है तो फिर आप बी ए कॉस थीटा की बजाय बी ए साइन थीटा से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आपके पास वही एग्जैक्ट सेम जवाब आएगा। ठीक है, अब तीन डिफरेंट केसेस है मैग्नेटिक फ्लक्स के कि अगर वो सरफेस आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखी हुई है तो दिस इज द पोजीशन कि जिसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजरेंगी, सो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये वो केस है कि जिसमें थीटा यानी कि एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू द एरिया इज 0 डिग्री। इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होता है और इट इज गिवन बाय बी ए, क्योंकि cos 0 आगे करेंगे वो cos 0 1 हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, अगर प्लेन एरिया को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, प्लेन एरिया भी उनके बीच में पैरेलल रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो थीटा जो हम पुट करेंगे बी ए कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में 90 पुट करेंगे और जब आप बी ए कॉस थीटा में cos 90 पुट करेंगे cos 90 0 के बराबर होता है। So theta will also be 0. This is the minimum possible flux which is 0. अगर इसके अलावा 90 और 0 के बीच में किसी एंगल पर रखा हुआ है तो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा यूज करेंगे। आपको नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल नहीं पता, सिर्फ प्लेन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल पता है, तो फिर आप बी ए साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फ्लक्स इन डिफरेंट केसेस। क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन रीजन इज 87% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एरिया आपसे पूछा गया है। अगर मैक्सिमम फ्लक्स का 87% फ्लक्स है तो क्या एंगल होगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर प्लेन एरिया बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो यानी कि थीटा 90 डिग्री हो तो उस केस में 0 फ्लक्स होता है इस वाले केस में। और जैसे जैसे आप एंगल को रोटेट करते जाते हैं एक पॉइंट पर आकर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस प्लेन एरिया हो जाता है, थीटा 0 हो जाता है, उस पॉइंट पर आकर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, सो मैक्सिमम से वापस अगर लेकर आएंगे 90 डिग्री वाले एंगल से 0 डिग्री वाले एंगल से वापस वेक्टर एरिया का एंगल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा जहां पर मैक्सिमम से कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर फ्लक्स 87% ऑफ मैक्सिमम है। कम करते करते बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल कर देंगे, प्लेन एरिया वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का 0 हो जाएगा। सो बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का इस बी ए का 87% है, तो वो किस पॉइंट पर किस एंगल पर आकर आता है वो हमने फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है सिंपल सा बी ए कॉस थीटा वाला। इसमें जो बी ए है, ये बी ए क्या है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू फाई नॉट विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। राइट, हमें ये थीटा फाइंड करना है कि जिसके ऊपर
ये जो फ्लक्स है ये 87% ऑफ फाई नॉट हो। सो फाई की जगह मैं लिख देता हूँ 87% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, और इधर फ्लक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। 87% ऑफ फाई नॉट का मतलब है 0.87 मल्टीप्लाइड बाय बी ए, ठीक है। और इधर मैक्सिमम फ्लक्स की जगह भी मैं बी ए लिख देता हूं, और आगे cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बचता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.87। इसको रीअरेंज करें तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.87, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल का cos लें तो 0.87 आता है, वो एंगल है 30 डिग्रीज। सो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। 0.8660 आता है बेसिकली, उसको हमने थोड़ा सा राउंड अप करके 0.87 भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एंगल है जिस पर 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाला एंगल होगा कि जिसमें cos अगर उस एंगल का लें तो 1/2 आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1/2 आएगा, तो फिर हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। सो कौन सा एंगल ऐसा है कि जिसका अगर आप cos लें तो 1/2 आता है, वो 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बेसिक सा, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड। एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है r, मैग्नेटिक फील्ड है b, और एरिया वेक्टर पैरेलल टू b है। यानी कि मैं यहाँ पर अगर ये इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करूंगा तो आउट ऑफ द पेज होगा ना। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आउट ऑफ द पेज अलोंग दैट है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर अगर डॉट से शो कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू वेक्टर एरिया, डॉट्स में ड्रॉ कर दिया, और वेक्टर एरिया का जो है उसका भी मैंने डॉट बना दिया। दिस इज द वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, एंड दीज स्मॉल ग्रीन डॉट्स आर मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर्स की डायरेक्शन। दोनों पैरेलल है, आउट ऑफ द पेज है। अगर रेडियस लूप का डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। अब इस डॉट्स वगैरह की हमें जरूरत नहीं थी, बेसिकली क्वेश्चन तो काफी इजी है। आपसे पूछा गया कि इसका रेडियस अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। सर्कुलर लूप है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर से गिवन होता है। तो अगर आप रेडियस डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो रेडियस डबल करने का मतलब है आपने एरिया ए से 4a कर दिया। फ्लक्स इज गिवन बाय ba, ठीक है, इस केस में, क्योंकि पैरेलल थीटा 0 वाला केस है, मैक्सिमम फ्लक्स है ba। सो फ्लक्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपने एरिया 4 टाइम्स किया है तो फ्लक्स भी 4 टाइम्स हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है। इसको मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और द नॉर्मल टू द कॉइल यानी कि वेक्टर एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। अभी हमने पीछे कहा कि जब एंगल 60 डिग्रीज हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस 60 करेंगे, बी ए कॉस 60 करेंगे तो क्या आएगा, फाई विल बी इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास b है 2, एरिया आपको गिवन नहीं है, एरिया आपने फाइंड करना है। पहले वो फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज बेसिकली साइड का स्क्वायर। साइड है 10 सेंटीमीटर की, सो 10 का स्क्वायर ले लें, 100 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें मीटर स्क्वायर में ऐसा यूनिट में चाहिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप हमेशा 10⁻⁻⁴ लिखते हैं, तो अब ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁻⁴ है, ये 10⁻2 है। इन दोनों को आप आपस में ऐड कर सकते हैं, -4 + 2 -2 आता है। 10⁻⁻2 यूनिट क्या लिखेंगे, वेबर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो 10⁻2 वेबर। अब ऑप्शन में 10⁻ की टर्म्स में नहीं है, आप इसको सिंपल कर दें। पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 -2 है, तो आपने पॉइंट अभी यहाँ पर है एक मरतबा, और एक और मरतबा आपने पीछे जंप करवा देना है। सो द फ्लक्स विल बी 0.01 वेबर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो यू कैन सेलेक्ट ए ऑप्शन एज योर करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ वेक्टर एरिया दिया। वेक्टर एरिया आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया 5j की फॉर्म में, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दी गई है 4i + 3j की फॉर्म में। आपने एंगल फाइंड करना है। सो हम डॉट प्रोडक्ट वाले केस में पढ़ चुके हैं कि एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू their dot product divided by the product of their magnitudes, ठीक है ना। b is equal to ba cos थीटा होता है ना, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, उसी को रीअरेंज किया है। सो अब आपको
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर नीचे इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, और जो आंसर आएगा उसका कॉज इनवर्स लेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इन दोनों का, बी डॉट ए, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से। अब देखें इसका आई 4 है, इसका आई कुछ नहीं है, सो कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 0 है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, आई वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे वाले को जे से, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 यूनिट्स, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट इज 15 यूनिट्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 5 ही है एरिया का। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 और 4, ये पाइथागोरियन ट्रायंगल बनती है 3 4 5। सो इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 3/5। इसका आप कॉज इनवर्स लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपने उसको सेलेक्ट करना है। सो राइट नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, 3/5 0 पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 0.6 आता है। सो कॉज इनवर्स ऑफ 0.6। अब आपको क्या पता 0.6 का क्या है, आपको 0.5 का पता है कि 0.5 किसका कॉज होता है, 60 डिग्रीज का। आपको 0.8 का पता है, तो ये 0.5 से ज्यादा है, 0.8 से कम है, ज्यादा क्लोजर 0.5 के है। सो ये एंगल 60 डिग्रीज होगा या उससे कम होगा, ठीक है, क्योंकि कॉज जब एंगल कम होता है, क्लोजर टू 0 होता है तो बढ़ता जाता है। अगर 60 डिग्रीज पर 0.5 है, 60 डिग्री से कम आते जाएंगे, कॉज बढ़ता जाएगा, 0 पर आकर 1 हो जाएगा। सो आपने ऑप्शन में ऐसा एंगल ढूंढना है जो 60 डिग्रीज के करीब करीब हो लेकिन 60 डिग्री से कम हो। यानी कि अगर ऑप्शन में 65 डिग्री आप आंसर है उसको नहीं सेलेक्ट करना, ऑप्शन में 55 डिग्री अगर आंसर है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री के क्लोजेस्ट एंड बिलो 60 डिग्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसको आपने आंसर लगा देना है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू हैव अ कैलकुलेटर हियर, आपने दिमाग अकल का थोड़ा सा यूज करना है। तो आप इसको बगैर कैलकुलेटर के अप्रोक्सीमेट करके स्टिल करेक्ट आंसर 55 अप्रोक्सीमेटली यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक स्फीयर है रेडियस r की। अब यहाँ पर मैं सर्कल ही ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो स्फीयर आप इसको अज्यूम कर लें, इट इज स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसके अंदर एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताएं थ्रू द सरफेस। सो आपको आइडिया होगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉस लॉ में पढ़ा करते थे कि अगर एक स्फीयर क्लोज स्फीयर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इस सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स 0 होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो होता है एंगल, पॉजिटिव जो एंड होगा इस डाइपोल का, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और नेगेटिव जो एंड होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी। और डाइपोल की ये प्रॉपर्टी है कि उसका एक एंड जितना पॉजिटिव होता है, अगर ये इसके ऊपर 1 कूलम पॉजिटिव है तो दूसरा एंड उतना ही नेगेटिव होगा, -1 कूलम। सो जितने पॉजिटिव वाली लाइंस बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से उतनी ही लाइंस अंदर आएंगी, दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव कंसीडर होता है। सो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस 0 होगा। एग्जैक्टली वही सिनेरियो मैग्नेटिक डाइपोल के केस में भी है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, बेसिकली बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें एक पॉजिटिव, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। सो नॉर्थ पोल से जो है लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में लाइंस आती हैं। सो एक मैग्नेटिक डाइपोल अगर एक बार मैग्नेट है, उसके नॉर्थ पोल से जितनी लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में उतनी ही लाइंस वापस आएंगी। सो ये जो बाहर स्फीयर है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग द स्फीयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द स्फीयर। सो पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स कैंसल आउट, नेट फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर विल बी 0। यू डोंट नीड टू रियली सॉल्व दिस, आपने सिर्फ 0 का आंसर लगा देना है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब फ्लक्स डेंसिटी जो दूसरा टॉपिक है हमारा, बेसिकली फ्लक्स के बाद वाला, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 टर्म्स हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। पहली थी फ्लक्स, जो था फाई, वो हमने डिस्कस कर लिया, उसका यूनिट है वेबर। अब दूसरी है बी की टर्म, ये जो बी वेक्टर की फॉर्म में भी कभी कभार लिख देते हैं, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिर्फ बी लिखेंगे। इसके लिए 3 टर्म्स यूज होती हैं। पहली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो भी बी है। दूसरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी बी है। हमारे पास अभी फॉर्मूला था फ्लक्स का कि फाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। सो अगर आप उसको रीअरेंज करें तो बी विल बी फाई ओवर ए, यानी कि फाई यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये फ्लक्स डेंसिटी हो गई बेसिकली, ठीक है। इस तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर थी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। ये उस तरह से फ्लक्स डेंसिटी है एरिया के हिसाब से, वेबर पर स्क्वायर मीटर।
इसको बी, ये भी वही बी होता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है। आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया देख रहे हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको फ्लक्स से रिलेट करके देख रहे हैं तो आप इसको डिफरेंट टर्म बोल देते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वही सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम यूनिट, सेम डायमेंशन। बस अब आप उसको ये बोलेंगे आप तो आप वेबर पर स्क्वायर मीटर बोलेंगे। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं तो आप उसको टेस्ला बोल देते हैं। ये दोनों यूनिट्स डायमेंशनली इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसी बी वाली क्वांटिटी को एक और टर्म दी जाती है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये करंट से रिलेट करके जब हम इसको करते हैं तो तब हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं तो पहले जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लें तो आई एल बी साइन थीटा होता है। थीटा अगर हम अज्यूम कर लें कि वो परपेंडिकुलरली कंडक्टर रखा हुआ था तो आई एल बी होता है। सो फोर्स एफ विल बी इक्वल टू आई एल बी। इसी को रीअरेंज करके हमारे पास ये फॉर्मूला आता है फॉर बी, बी विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय आई एल। ठीक है, सो इट इज फोर्स पर एम्पियर पर यूनिट लेंथ, सो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। सो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। है ये वही बी, वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाली ही सेम फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर आप यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर रख देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। याद रहे इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही कहना है। बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वर्ड कभी नहीं यूज करना। अगर कोई बंदा आपके सामने कहता है कि बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उसको फिजिक्स नहीं आती। ठीक है ना, ये थोड़ा ख्याल करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अ टोटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। और इन दोनों का रिलेशन आपस में ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, इस एच का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर और इस म्यू नॉट का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। और इन दोनों को मिला के आपके पास जो बी का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, वेबर पर स्क्वायर मीटर या टेस्ला या न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, विच एवर यूनिट यू चूज। ठीक है, तो ये ख्याल करना है ये एच वाली क्वांटिटी आपकी पूरी फिजिक्स में कहीं पर यूज नहीं हुई। सो यू डोंट रियली नीड टू अंडरस्टैंड और डिग इनटू इट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बी का जब वर्ड आए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कभी नहीं बोलना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलना है। दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया। अब चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है हमने डिफाइन की है फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कुछ मकसद नहीं है, साइन का कोई मकसद नहीं है, यूनिट्स आपके सामने है। ये जो वेबर है ये फ्लक्स का यूनिट है, इसको हम न्यूटन मीटर पर एम्पियर कहते हैं। इसको फर्दर आप करें तो एमसीक्यू में कभी कभार आता है जाउल पर एम्पियर किसका यूनिट है, तो फ्लक्स का यूनिट है। लेकिन चूंकि कभी किया नहीं होता बच्चों ने तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इसको पढ़ के जाएंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन पर टाइम बचा सकते हैं। टेस्ला वेबर पर स्क्वायर मीटर है, ये न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर है। इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा सा ख्याल करना है। वो न्यूटन मीटर पर एम्पियर है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर है। इसमें दोनों नेगेटिव है, एम्पियर और मीटर, उसमें सिर्फ एम्पियर नेगेटिव है। और टेस्ला को गॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एक और यूनिट भी होता है ओरेस्टेड, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर किया था, वो भी होता है। मैक्सवेल के टर्म्स में भी, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर की टर्म में भी होते हैं फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट, बट वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि एक टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर होता है। तो छोटा यूनिट कौन सा हुआ, गॉस छोटा यूनिट हुआ, टेस्ला बड़ा यूनिट हुआ, क्योंकि 10,000 गॉस मिलकर एक टेस्ला बना रहे हैं। बहुत सारे मिलने पड़ रहे हैं फिर एक बन रहा है, वो बड़ा है। ये आपकी कन्वर्जन आनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आपको करना क्या है, पहले फोर्स, एक्सप्लेन दैट अ फोर्स में एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स ऑन अ चार्ज वाली आपको जो टॉपिक है वो आना चाहिए। उसके अलावा डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली द पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल थ्रोन इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहिए था। इनको अपेरेंटली ऑफिशियल एमडीकैट के उसमें भी मिस्टेक्स हैं। खैर, थ्रोन इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सो अगर परपेंडिकुलरली फेंकेंगे तब कौन सा पाथ बनेगा, तब सर्कुलर पाथ बनेगा। सो आपको सिर्फ सर्कुलर पाथ की ही क्वांटिटेटिव सारी डिस्कशन करने की जरूरत है। हेलिकल पाथवे की जिसकी हमने क्वांटिटेटिव डिस्कशन की पूरी, उसकी पिच क्या होती है, उसका रेडियस क्या होता है, वो सारा उसका करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हेलिकल बनता है। अगर 90 पर ना फेंकें तो 90 पर फेंकेंगे तो जो होगा उसकी डिटेल्स को हम डिग इन करेंगे। सो पहले ये कर लेते हैं, फोर्स एक्ट करती है कि नहीं करती, कितनी करती है, उसके क्वांटिटेटिव वैल्यू, और फिर इसकी क्वांटिटेटिव डिस्कशन पर आएंगे कि पाथ कैसे बनेगा।
सो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी अगर आप किसी चार्ज Q को v स्पीड से b वाली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में फेंकें तो उसके ऊपर फोर्स F एक्ट करेगी, which is given by this formula. This force F is equal to Q v cross b. V और B दोनों वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो V और B जिस प्लेन में होंगे इसके परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेगी। फोर्स वाला वेक्टर V और B दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में करेगा वो कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जहां होता है वहां राइट हैंड रूल होता है। सो V की तरफ अगर V इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, ये डॉट मैंने ड्रॉ कर दिया, और V जो है वो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है, तो आप V को B में रोटेट करेंगे, अपवर्ड्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो राइट हैंड रूल से आप फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में QVB sin थीटा। मैक्सिमम फोर्स कब एक्ट करेगी, जब, क्योंकि ये साइन थीटा वाला फंक्शन है तो मैक्सिमम फोर्स तब एक्ट करेगी जब थीटा आपका 90 होगा, यानी कि अगर आप V और B को परपेंडिकुलर रखें, इफ यू थ्रो अ चार्ज परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट ऑन इट। और ये कौन सी फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है? नहीं, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा सिमिलर फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, तो एक्सटर्नल भी मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज को जब फेंका है तो ये मूविंग चार्ज है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर रही हैं, तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। एंगल थीटा का क्या इफेक्ट होता है, अगर आप चार्ज को 90 डिग्री के एंगल पर फेंकें तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और वो फोर्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, और चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। अगर आप 0 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, चार्ज को भी इधर फेंका है, तो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप इस थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो जाता है, देयर विल बी नो फोर्स एंड द चार्ज विल पास स्ट्रेट विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन एनी डायरेक्शन, सीधा गुजर जाएगा। अगर आपका एंगल 0 से ज्यादा और 90 से कम है, इंक्लाइंड एट सम अदर एंगल है, तो चार्ज हेलिकल पाथ में मूव करेगा, यानी कि इंस्टेड ऑफ मूविंग इन सर्कल एट द सेम डायरेक्शन और इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट इट विल मूव लाइक दिस, सर्कल में मूव करेगा और आगे भी मूव करेगा। सो इसकी मोशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सर्कुलर मोशन और एक फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, दोनों उसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स के मुताबिक, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये इसकी फॉरवर्ड मोशन में कंट्रीब्यूट करेगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट उसकी सर्कुलर मोशन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो हेलिकल पाथवे बन जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है सर्कुलर मोशन वाले केस में, हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करती है ये परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करती है, क्योंकि राइट हैंड रूल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये सिर्फ डिफ्लेक्ट ही करती है चार्ज को, चार्ज की डायरेक्शन डिफरेंट इंस्टेंट्स पर चेंज करती रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करती है, और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती। अगर वो वर्क नहीं करती तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को बढ़ा या कम नहीं कर सकती, और वो चार्ज को एक्सेलरेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड नहीं करेगी, बट चूंकि वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रही है, चार्ज को सर्कुलर मोशन में मूव जब चार्ज करेगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, सो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। So magnetic force in this case is acting as centripetal force, so it will produce what type of acceleration? Centripetal acceleration. Tangential acceleration पैदा नहीं कर पा रही, velocity का magnitude या speed change नहीं कर पा रही, kinetic energy भी change नहीं कर पा रही, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रही है, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके अलावा कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होती इस केस में। अच्छा जी, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका थोड़ा सा डायरेक्शन और इमेजिनेशन का ये टेस्ट होता है कि आपको पता हो डायरेक्शंस का। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉस्मिक रेज से फॉल किया टुवर्ड सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर ये स्फीयर है तो कॉस्मिक रेज ऊपर से फ्रॉम स्पेस आएंगे ना, जहां से भी आएंगे हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आएंगे। तो अगर ये मेरा कमरा है, ये सरफेस है, तो ऊपर से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अब आसमान से आ रहा है, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने बताना है डायरेक्शन इन विच द चार्ज विल बी डिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, 3D में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ करता हूँ अप के लिए, और ये डाउन है। ठीक है, सो चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी का वेक्टर डाउनवर्ड्स है। ठीक है, अब हमने राइट हैंड रूल यूज करना है। अगर v पता है तो b वाले वेक्टर की भी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। याद रहे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपने नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ करने की बजाय साउथ टू नॉर्थ ड्रॉ करनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ की बजाय साउथ टू नॉर्थ होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ b वाला वेक्टर। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप ये करेंगे
V की तरफ अपनी सारी फिंगर्स करेंगे विच इज डाउन, एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ है, सो नॉर्थ की तरफ करेंगे। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी टुवर्ड्स व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। ये हमने राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली। सो क्वेश्चन क्या है, चार्ज किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज नीचे आ रहा है, सामने नॉर्थ है, इधर पीछे साउथ है, आपकी तरफ वेस्ट है, इस स्क्रीन के अंदर उस तरफ अंदर ईस्ट है, इनटू द पेज ईस्ट है। चार्ज ऊपर से अप से आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और हमने राइट हैंड रूल यूज किया तो हमारे पास इनटू द पेज यानी कि ईस्ट की तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स आई, तो चार्ज नीचे आया, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ईपर से नीचे आ रहा है, और डायरेक्शन इधर है, 90 डिग्री का एंगल है इसमें और मैग्नेटिक फील्ड में। सो सर्कुलर मोशन इसकी कैसी बनेगी, इस तरह की। ईस्ट वेस्ट प्लेन, वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन में ये सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सामने नॉर्थ, इधर साउथ, आपकी तरफ वेस्ट, इधर ईस्ट, चार्ज मूव करेगा एंड इस तरह से इस वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो पूछा नहीं हुआ हमसे, सिर्फ डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पूछी हुई है। सो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। ए ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे एज योर राइट ऑप्शन। अ प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप। ठीक है, अगेन वही, अगर उसी तरफ ही चले जाएं, मैग्नेटिक फील्ड अब अगर अपवर्ड पॉइंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड पॉइंट कर रही है और प्रोटॉन जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इस तरफ जा रहा है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। सो राइट हैंड रूल लगाएं, अपनी सारी फिंगर्स को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ कर दें, एंड मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो रोटेट टुवर्ड्स बी, वी टुवर्ड्स बी, इनटू द फोर्स, अगेन ईस्ट की तरफ ही डायरेक्शन आती है। सो द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, मासेस भी डिफरेंट हैं, चार्जेस भी डिफरेंट हैं। हमसे पूछा गया है इनकी जो रेशो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल और फोर्स ऑन प्रोटॉन, क्या उनकी रेशो क्या होगी। सो हमें पता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सेम वेलोसिटी से ये आ रहे हैं ना, तो Q V B तीन फैक्टर्स हैं, B बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ेगी, V बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ेगी, Q बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ेगी। सो सेम वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं। सो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q V B, इस फॉर्मूले में B और V तो इनका सेम हो गया। सो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो अगर आप अल्फा पार्टिकल की फोर्स और प्रोटॉन की फोर्स का रेशो लिखेंगे तो आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज और अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा, इसी के रेशो के बराबर होगा। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 का चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर 1 का चार्ज होता है, तो रेशो 2:1 होगी। सो आप बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं सर्कुलर पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रो करें तो डायरेक्शन क्या होगी, उसका सर्कुलर पाथ कैसा बनेगा। सो हमारे पास इन आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। सो आप क्या करेंगे, आप इस पर अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड्स बनती है, वहां पर आपके सामने राइट हैंड रूल लगा भी हुआ है। अपनी सारी फिंगर्स को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कर दें, और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है तो रोटेट योर फिंगर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब विल पॉइंट डाउनवर्ड्स। सो ये चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन फोर्स लगेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसके ऊपर अगेन परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, ये दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है, अगेन परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, ये दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ऐसा होते होते ये बार बार इसी सर्कल में मूव करता रहेगा because it is continuously being acted upon by a force that is perpendicular to its direction and pointing towards a center of the circle. सो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, पार्टिकल सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा। इस तरह का कुछ सिनारियो होगा, वेलोसिटी उस तरफ, फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ। वेलोसिटी का वेक्टर हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो द पार्टिकल इज बीइंग सेंट्रीपिटली एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन यहाँ पर है सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग यानी कि वेलोसिटी के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ही एक्सेलरेशन है, जो कि उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ती, सिर्फ डायरेक्शन को छेड़ती है। सो पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। अब ये तो बेसिक आपको पता चल गया कि सर्कल में पार्टिकल मूव करता क्यों है। अब एक मरतबा मूव कर गया तो इसकी कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हमारे सिलेबस में भी था, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड।
सो इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए, उसके लिए आपके लिए ये स्लाइड अच्छे तरीके से याद करनी ज़रूरी है। इसके सारे फार्मूलाज का यूजेज आपको आना चाहिए। हम वी विल क्विकली गो थ्रू इट। पहली चीज़, अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, जिसका चार्ज q है, जिसकी वेलोसिटी v है, जिसको हमने b वाली मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली थ्रो किया है और वो सर्कल में मूव करना शुरू हो गया है, तो उसका रेडियस r इज गिवन बाय दिस फार्मूला mv/qb। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी कर लें और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रख लें तो r विल बी प्रोपोर्शनल टू m/q, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज प्रोपोर्शनल टू मास टू चार्ज रेशो। एक पार्टिकल जिसकी मास टू चार्ज रेशो ज्यादा है वो बड़े सर्कल में घूमेगा, और एक पार्टिकल जिसकी मास टू चार्ज रेशो कम है वो छोटे सर्कल में घूमेगा। अब बाय स्टैंडर्ड मास टू चार्ज रेशो की बजाय q/m चार्ज टू मास रेशो को ज्यादा स्टैंडर्डली यूज किया जाता है ये टर्म। सो हम इस टर्म को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। सो अगर r m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो q/m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या हम कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इसी q/m को ही कहते हैं। सो अगर किसी पार्टिकल का q/m यानी स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा हुआ तो वो छोटे रेडियस वाले छोटे सर्कल में घूमेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में जो mv है, इस mv की जगह आप मोमेंटम लिख दें तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा। सो मोमेंटम की टर्म्स में अगर कभी पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम 2 टाइम्स कर दिया तो उसका सर्कल का रेडियस भी बढ़ जाएगा। चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम रखनी है। नाउ मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, बाकी फॉर्मूला वैसा रखा। सो अगर काइनेटिक एनर्जीज का केस आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी है या 4 टाइम्स कर दी है, तो अगर 4 टाइम्स की है काइनेटिक एनर्जी तो रेडियस 2 टाइम्स होगा, क्योंकि उसके स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कीपिंग q b एंड m कांस्टेंट। आपको रेशो वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक पार्टिकल का मोमेंटम इतना है, एक का इतना है, दोनों के रेडियाई की रेशो फाइंड करो अगर चार्ज सेम हो और मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। काइनेटिक एनर्जी के रेशो का क्वेश्चन आ सकता है, तो हर हिसाब से आपने इस फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू पिक कि कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ कैसे यूज करना है, ये आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन कभी कभार आता है टाइम और फ्रीक्वेंसी का, कि एक पार्टिकल को फेंका सर्कल में मूव कर रहा है, कितने टाइम में एक सर्कल पूरा मूव करेगा, वो टाइम पीरियड फाइंड करें। तो उसका फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ पार्टिकल टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से आप देखें टाइम इज प्रोपोर्शनल टू m/q, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज के ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q/m। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसी फॉर्मूले को उल्टा कर दिया है। सो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज, ये बात याद रखनी है। अब एक प्रैक्टिकल फार्मूला होता है कि रियल लाइफ सिनारियो में अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी पार्टिकल की नेचर, एक अननोन पार्टिकल है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या है, ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, तो उसमें आप कैसे करेंगे। अगर तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाए तो मास ऑफ द पार्टिकल और चार्ज ऑफ पार्टिकल हमें अननोन है, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, वो साइकिल और साइकिल में मूव करना शुरू कर देगा, हम उस सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो हमने खुद सेट की होगी, वो हमें आती होगी, लेकिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना मुश्किल काम है। सो ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल सिनारियो में उतना इफेक्टिव नहीं है। एक्चुअल एक्सपीरियंस अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसमें अगर हमने चार्ज टू मास रेशो फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। आप एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, आप उसको किसी ना किसी सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कल में मूव करना शुरू हो जाता है। आपको मैग्नेटिक फील्ड जो सेट की होती है वो आपको पता होती है, जब वो सर्कल में मूव करता है तो वो उसका सर्कुलर पाथ चमकना शुरू हो जाता है, ग्लो करना शुरू हो जाता है। आप उस सर्कुलर पाथ का रेडियस फाइंड कर सकते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट करके यू कैन फाइंड कि जो पार्टिकल आपने फेंका था उसका चार्ज टू मास रेशो क्या था। ठीक है, जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज उससे पहले मिलिकॉन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फाइंड कर लिया था, तो आपको चार्ज टू मास रेशो पता चल गई, मिलिकॉन ने चार्ज बता दिया तो आपने फिर मास फाइंड कर लिया। इस तरह से इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया गया। बाकी जितने पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन का मास भी इसी तरह से ही फाइंड किया गया, वरना उस दौर में एक्चुअल इतना कोई वेट तो नहीं है आपके पास कि आप उस वेइंग मशीन के ऊपर रख के उसका मास चेक करें, तो इस तरह से इनडायरेक्टली फाइंड किया गया था इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है, आपको केस दिया जा सकता है सिनारियो और आप न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ फार्मूले के हम
यूजेज के लिए कुछ वैल्यूज हैं जो आपको आनी चाहिए कि चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट पार्टिकल्स की क्या है। वैसे आगे भी हम देख लेते हैं, दोबारा भी डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। सो ये जो हम चार्ज टू मास रेशो डिफाइन करते हैं, ये हम प्रोटॉन को स्टैंडर्ड रख के करते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर एक ई का चार्ज है और 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU या U उसका मास है। तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो 1 to 1 है या 1 है। ठीक है, न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो क्या है, इसके ऊपर चार्ज E 0 है। सो 0 डिवाइडेड बाय 1, मास इसका भी प्रोटॉन के बराबर होता है, हम इसको भी 1U कहते हैं, तो इसका चार्ज टू मास रेशो 0 होगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे ये सीधा गुजर जाएगा, चाहे परपेंडिकुलरली फेंकें चाहे जैसे भी फेंकें। ड्यूट्रॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन का कितना चार्ज टू मास रेशो है। ठीक है, ड्यूट्रियम एक एटम है, ड्यूट्रॉन उसका न्यूक्लियस है जिसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है आपने। सो ये बेसिकली हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। सो इसका मास प्रोटॉन से दुगना है, इसमें एक प्रोटॉन और प्रोटॉन जितने मास वाला एक न्यूट्रॉन एक और पार्टिकल भी है। सो इसका मास 2 टाइम्स ऑफ U होगा, चार्ज इसके ऊपर वही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 का चार्ज आया, इसका चार्ज टू मास रेशो 1/2 होगा। अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का चार्ज है और 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का इसका मास है, इसका भी चार्ज टू मास रेशो 1/2 है। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज इन दोनों की मिलेंगी इसके इस साइक्लोट्रॉन वाले एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि चार्ज टू मास रेशो इनका सेम है। एक क्वेश्चन है, पीछे वाले हमने एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट न्यूमेरिकल्स पढ़े, फार्मूलाज पढ़े, उसी की बेस पर न्यूमेरिकल है। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से परपेंडिकुलरली, दोनों सर्कल में मूव करेंगे और रेशो ऑफ रेडियाई फाइंड करना है, यानी कि रेशो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू प्रोटॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा ये फाइंड करना है। सेम काइनेटिक एनर्जी वाला हमारे पास कौन सा फार्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला ये वाला फार्मूला उठा लेंगे, 2me/qb। सो रेडियस इज गिवन बाय 2me/qb, ये स्क्वायर रूट सिर्फ न्यूमरेटर में है। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपने सेम रख ली, ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी आपने सेम रख ली, बाकी ये 2 वैसे कांस्टेंट है, तो m/q, ये दो चीजें हैं जो कि दोनों की डिफरेंट हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अगर रेडियस का आप फार्मूला डिराइव करेंगे, रेशियो का फार्मूला डिराइव करेंगे, तो आप कहेंगे मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड इसका स्क्वायर रूट, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू प्रोटॉन के लिए डिवाइड कर दें इस सारी की सारी वैल्यू अल्फा पार्टिकल के लिए, तो आपके पास इन दोनों के रेडियाई का रेशो आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की इन क्वांटिटीज का रेशो ले लें तो इन दोनों की इन क्वांटिटीज का रेशो आ जाएगा, बाकी क्वांटिटीज तो कांस्टेंट हैं। सो आप पुट करें वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन का मास आप 1 लेते हैं, चार्ज भी इसका 1 लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये Q ऊपर आ जाएगा, चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2 होता है और नीचे मास का स्क्वायर रूट आएगा, तो मास उसका 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट लें, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, सो 1 ही आंसर आएगा। सो 1:1 का रेडियस है, का रेशो है इन दोनों के रेडियाई का, यानी कि अगर आप प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को सेम काइनेटिक एनर्जी से किसी सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंकें तो दोनों सेम रेडियस के ही सर्कल में घूमेंगे, उनके रेडियाई का रेशो 1:1 होगा। एक और क्वेश्चन है, एक चार्ज है Q, मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस r है, अगर उसका मोमेंटम ट्रिपल कर दें तो अब रेडियस क्या होगा। सो मोमेंटम वाला फार्मूला उठा के लाएं, मोमेंटम वाला फार्मूला p/qb था, आपके पास फार्मूला है कि रेडियस इज इक्वल टू p/qb। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रही है, पार्टिकल भी वही है, तो उसका चार्ज तो कांस्टेंट ही होगा। आपने मोमेंटम को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेडियस उसके सर्कल का भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप 3r सेलेक्ट कर लेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आखिर में हम इन सारी चीज़ों को एक हल्के से रिवीजन के साथ टेबल की फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स की मास, चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन कैसा होगा। 4 पार्टिकल मोस्ट कॉमनली टेस्टेड हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जैसा ही सारी प्रॉपर्टीज ड्यूट्रॉन की होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया कि ड्यूट्रॉन का भी चार्ज टू मास रेशो 1/2 है। ठीक है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज साइक्लोट्रॉन में वो कैसे बिहेव करेगा, वो अल्फा पार्टिकल जैसा ही बिहेव करेगा, तो उसको मैंने इसलिए इस टेबल में शामिल आपके सामने नहीं किया बिकॉज ज़्यादा लंबा हो जाना था। सो प्रोटॉन का मास अगर m है तो न्यूट्रॉन का भी तकरीबन उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास की निस्बत 1/36 टाइम्स कम होता है। अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो 4m होता है। अगर मेरे सामने यहाँ पर ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस आ जाता
इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रॉन को, तो उसका मास उसमें 2m है। ठीक है, चार्ज को देख लें तो इसके ऊपर 1e का है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1e का है, इसके ऊपर +2 टाइम्स 1e का है और इसके ऊपर +1e का ही है, जस्ट लाइक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो करेंगे तो 1/1 1 आएगा, न्यूट्रॉन का 0/m 0 आएगा, इलेक्ट्रॉन का -1e डिवाइडेड बाय m/1 1836 आएगा, नेगेटिव को इग्नोर करना है। सो इसका चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशो से 1836 गुना ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो 1/2 है, इसका भी न्यूट्रॉन का भी चार्ज टू मास रेशो 1/2 ही है। ठीक है, सो चार्जेस और मासेस तो डिफरेंट है, लेकिन चार्ज टू मास रेशो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का सेम है। इससे आगे की सारी प्रॉपर्टीज इसीलिए इन दोनों की सेम होंगी। सो टाइम पीरियड, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अगर हम प्रोटॉन के टाइम पीरियड को 1 सेकेंड कंसीडर कर लें तो उसके रिलेटिव बाकियों का टाइम पीरियड कितना कितना होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज निल हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे वो तो सीधा गुजर जाएगा, वो तो सर्कल में मूव भी नहीं कर रहा। सो न्यूट्रॉन के आगे की कोई प्रॉपर्टीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ठीक है, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्पेसिफिक चार्ज के, जैसा कि हमने यहां पर देखा। टाइम पीरियड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशो। सो चार्ज टू मास रेशो जिसकी ज्यादा हुई उसका टाइम पीरियड कम होगा। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन की अगर 1 है तो उसकी 1836 है। सो इसका अगर प्रोटॉन का टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का 1/1836 होगा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो 1/2 है, इसका 1 है, उसका 1/2 है, तो इसका अगर टाइम पीरियड 1 होगा तो इसका टाइम पीरियड 2 होगा। सेम फॉर न्यूट्रॉन। फ्रीक्वेंसी अगर इसकी 1 है तो इसकी 1836 होगी और इसकी 1/2 होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो इसका 1836 गुना ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी 1836 गुना ज्यादा होगी। चार्ज टू मास रेशो इसका हाफ ऑफ प्रोटॉन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाफ ऑफ प्रोटॉन होगी। सेम फॉर न्यूट्रॉन। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अगर इसका 1 है, रेडियस वाज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज 1836 टाइम्स है तो रेडियस 1836 टाइम्स कम होगा। स्पेसिफिक चार्ज 1/2 है, रेडियस 2 टाइम्स होगा। सेम फॉर न्यूट्रॉन। एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अब ये जो एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन है ना, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव टर्म है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है, कि अगर बहुत बड़ा रेडियस है तो मतलब पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, हौले हौले अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर पार्टिकल की डायरेक्शन फौरन चेंज हो जाती, बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है छोटे सर्कल में घूम रहा है। सो अगर छोटा रेडियस है तो एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कभी कभार यूं पूछा जाता है कि कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, तो बच्चे समझते हैं ये शायद ये पूछ रहे हैं कौन से पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से लगा देते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट उनको अच्छा खासा बाकी आता होता है फार्मूले का, लेकिन जहां पर मार्क खा जाते हैं, एमसीक्यू गलत हो जाता है। तो याद रहे, अगर किसी पार्टिकल का रेडियस ज्यादा है तो इसका मतलब है वो कम डिफ्लेक्ट हुआ है, अगर उसका रेडियस कम है तो मतलब वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत जल्दी डायरेक्शन चेंज हो गई है। सो हमारे पास सबसे ज्यादा मास चार्ज टू मास रेशो किसका है? सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज है। सबसे ज्यादा चार्ज, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज इसका है, तो सबसे छोटा रेडियस इलेक्ट्रॉन का होगा। सबसे छोटे सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसका मतलब है। इसके बाद प्रोटॉन का है 1 है, सो उससे थोड़ा सा मीडियम साइज का जो सर्कल होगा, बेसिकली इससे 1836 गुना ज्यादा ही होगा। हम यहाँ पर ड्रॉ तो नहीं कर सकते इतने टाइम्स का स्केल के मुताबिक। सो मीडियम बीच में कहीं पर लाई करेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन की एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन से कम है। अब प्रोटॉन से भी कम स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का है, इसका 1 तो उसका हाफ है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की जो डिफ्लेक्शन है वो सबसे कम है, सबसे बड़े दायरे में ये घूमता है। सो दिस इज द होल समरी फॉर circular path of a moving charge in magnetic field. This whole lecture is your blueprint for the entire chapter of electromagnetism. इस पूरे के पूरे लेक्चर की सारी चीज़ों पर आपको पक्की ग्रिप होनी चाहिए। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। कुछ भी डाउट है, कोई भी छोटे पॉइंट्स आपको नहीं आते, प्रैक्टिस के दौरान कुछ चीज़ें मिस हो गई, उनको ज़रूर रिवाइज करें, एंड देन यू कैन मूव ऑन एंड टेक योर टेस्ट। अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा हाफिज़।